हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो हमारा रिवीजन का पार्ट सेकंड था, जो रह गया था वो करेंगे आज हम। ठीक है, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में निपटा दूंगा मैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखी, रिवीजन वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं देखा यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो वो जाकर देख कर आना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले वो जाकर देख कर आना। ठीक है, और अगर थोड़ा बाद में पहले देखा है तो दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, क्योंकि रिवीजन एक साथ होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हमारे जो क्रांतिकारी थे जुसेपे मजीनी, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी क्रांतियों का युग। ठीक है, तो 1830 से लेकर 1848 तक का जो टाइम था उसे क्रांतियों का युग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्रांति हुई थी। क्रांति किसने करी थी पता ही है आपको? जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उदारवादी बन चुके थे, अब जिनको आज़ादी चाहिए थी कुछ चीज़ों से लेकर, जो राजा रानी वाले सिस्टम को पसंद नहीं करते थे, उसको हटाना चाहते थे और एक प्रतिनिधि चुनाव वाला सिस्टम, संसद वाला सिस्टम लाना चाहते थे, एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, उन्होंने ही क्रांतियाँ वगैरह करी। ओके, तो पहली जो क्रांति लिखी है ना, मैं आपको बता दूं 1830 के अंदर ही पहली क्रांति हो गई थी। वो थी हमारी जी फ्रांस की क्रांति। चलो अब दोबारा से इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक हो चुका था हमारा 1789 में लुई 16 हटा, नेशनल असेंबली आई, जैकोबिन क्लब, डायरेक्टली नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुई और नेपोलियन बोनापार्ट भी हार गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था बर्बन डायनेस्टी का दोबारा से, बुर्बो राजवंश का दोबारा से किंग को बैठा दिया गया था। बट 1830 के अंदर एक और हमारी क्रांति होती है। 1830 के अंदर लोग करते हैं, और कब करते हैं वो? जुलाई के अंदर, जुलाई 1830 के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी क्रांति वगैरह करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं। आंदोलन तो नहीं, क्रांति वगैरह करते हैं। आंदोलन अलग होता है, ओके, और क्रांति अलग होती है। बेसिकली आंदोलन सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ हो सकता है, बट जो क्रांति होती है, जो हमारे आंदोलन होते हैं वो बेसिकली विरोध में होता है किसी किसी टॉपिक को लेकर। बट जब आप बिल्कुल ही क्रांति करना चाहो, सब कुछ पलटना चाहो, तो उसको क्रांति कहा जाता है। ठीक है, क्रांति थोड़ा बड़ा माना जाता है। ओके, तो 1830 में क्रांति हुई थी जुलाई के अंदर। कहाँ हुई थी? अपने फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस की तो हम बात कर रहे हैं। तो बुर्बो राजवंश का राजा था ना, जिसको 1815 में बनाया गया था, लीडर बनाया था प्रैप की कंट्रियों ने, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और अपना ब्रिटेन। उन्होंने जो लीडर बनाया था उसको, तो उसको हटा दिया गया लोगों ने। तो जो हमारे रूढ़ीवादी विचारधारा के लोग थे ना, या मैं कहूँ वो राजा वगैरह था, रूढ़ीवादी का मतलब क्या होता है पहले भी समझ लो। रूढ़ीवादी का मतलब होता है जो पुरानी सोच वाले। तो जो राजा रानी के सिस्टम को पसंद करते थे ना, और जो राजा रानी खुद था, उनको हटा दिया। बुर्बो राजवंश के राजा को हटा दिया 1830 में। तो यही लिखा गया है। और साथ ही में एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया। संवैधानिक राजतंत्र का क्या मतलब होता है कि राजा तो रहेगा, बट उसे संविधान के अंडर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जो हमारे वहाँ के लोग थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है, राजा राजा तो नहीं रहेगा, नाम उसका राजतंत्र, मतलब उसकी पोस्ट जो होगी वो राजा जैसी नहीं होगी, वो राजा की तरह कुछ भी नहीं कर पाएगा, निरंकुश शासन नहीं होगा उसको। आई एम रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। ठीक है, बट आई होप थोड़ा सा बहुत आप एडजस्ट कर लो। तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या मतलब होता है कि बेसिकली वहाँ पर संविधान भी रहेगा और एक लीडर भी रहेगा, बट सारा का सारा काम जो होगा वो हमारे लीडर के कहने पे नहीं होगा, हमारे संविधान के कहने पे होगा। ओके, और लीडर किसको बनाया गया जी? लीडर बनाया गया लुई फिलिप को। ओके, तो ये हमें बाकी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर से हमारा जो मेटरनिक है, ड्यूक मेटरनिक, याद आ रहा है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो बोलता है, वो एक टिप्पणी करता है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। अब आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, अगर फ्रांस के अंदर कुछ होता है ना, तो वो उसका असर पूरे यूरोप पे फैलता है। तो हमारे ड्यूक मेटरनिक ने बोला, अभी देखो फ्रांस के अंदर हमने वो बंदा बिठाया था, बुर्बो राजवंश का राजा बिठाया था, उसको हटा दिया गया, रेवोल्यूशन करके, क्रांति करके उसको हटा दिया गया। अब देखना पूरे यूरोप में ऐसा ही होगा, पूरे यूरोप में राजाओं को हटाया जाएगा पोस्ट से। और हुआ भी ऐसा ही। मैं आपको बता दूं, बेलारूस के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर भी विद्रोह वगैरह हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, उससे जो ब्रुसेल्स है उसको अलग कर दिया गया, या वो अलग हो गया रेवोल्यूशन वगैरह करके, क्रांति वगैरह करके। तो बात सही थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इस घटना जिसे पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, शिक्षित अभिजात का मतलब क्या है? एक तरह से मिडिल क्लास लोग जो पढ़े लिखे थे, अब वो थोड़ा अमीर बन गए थे, अभिजात कहा गया, में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई ना, इससे लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है। और एक और क्रांति के बारे में लिखा हुआ है, जो है हमारी यूनान की क्रांति। एक तो फ्रांस की क्रांति 1830 में हुई थी, और एक मैं बता दूं 1821 के अंदर एक यूनान की क्रांति भी हुई थी। ठीक है, अभी यूनान की क्रांति क्या थी मैं बताता हूँ। और आप सोच रहोगे सर टॉपिक में तो 1830 टू 48 लिखा है, तो यहाँ 1821 क्यों लिखा है? पहले की बात क्यों करी गई? 1830 टू 30 उसकी बात करनी चाहिए ना, 48 की। बट मैं बताता हूँ क्यों लिखा गया ये।
एंड में जाके इनको आज़ादी बाद में ही मिली थी, 1832 में ही मिली थी, इसलिए इसके बारे में बता रखा है। यूनान के लोग है ना, मैं आपको बता दूं 15वीं शताब्दी से जो हमारा यूनान था, जिसको इंग्लिश में ग्रीस बोला जाता है, वो जो था किसका एरिया था, ऑटोमन साम्राज्य का। वो एक मुस्लिम एम्पायर था और वो अपनी संस्कृति वगैरह थोपने की कोशिश करता है यूनान के लोगों पे, ग्रीस के लोगों पे। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कवियों ने, कलाकारों ने ये बोलना स्टार्ट किया कि हम जो हैं वो यूरोपीय सिविलाइजेशन का, ठीक है, या मैं कहूँ यूरोपीय संस्कृति का पालना है। पालना देखा आपने, वो झूलते हैं जो पालना, उसकी बात कर रहा था वो। और वो बोल रहा था कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, ठीक है। यूनान की संस्कृति जो है वो इन ऑटोमन साम्राज्य के लोगों से बिल्कुल ही अलग है और बहुत समृद्ध है, बहुत पुरानी है। तो उन्होंने अलग होने के लिए डिमांड वगैरह करना शुरू कर दिया और उन्होंने आंदोलन वगैरह किए। एक पर्सन था जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, इंग्लिश कवि थे ये, अंग्रेजी कवि थे ये, लॉर्ड बायरन। उन्होंने पैसे भी इकट्ठा किए थे युद्ध के लिए, बट 1824 के अंदर बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, थोड़ा सा मेरे को भी फीवर है, ठीक है। बट एंड में जाके वे, बेशक इनकी डेथ हो गई, बट 1832 में जाके फाइनली हमारे ग्रीस को यानी यूनान को आज़ादी मिलती है। एक संधि साइन होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि, और उसके बाद जो हमारा ग्रीस है, यूनान है, उसको एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है, उसको स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी जाती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना, दो रेवोल्यूशन हुए थे बेसिकली। एक तो हमारा जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, जो जुलाई के अंदर था, फ्रांस के बारे में बताता है, जिसमें लुई फिलिप को लीडर बनाया गया था। और एक दूसरा था हमारा यूनान का रेवोल्यूशन, जिसमें लॉर्ड बायरन का नाम याद रखना है। 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, 101% क्वेश्चन इसके बारे में आता है, याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा, रीड करेंगे हम टॉपिक वाइज। तो रूमानीवाद, इंग्लिश में ना इस वर्ड को, रूमानीवाद को कहते हैं रोमांटिसिज्म। जैसा नाम है ना वैसे ही काम है। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, जो हमारे पुराने कवि थे ना, वो बोलते थे कि आपकी आर्मी छोटी है बड़ी है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास कितने औजार है, कितने हथियार है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कितनी बड़ी देशभक्ति की भावना है ना, वो मैटर करता है किसी भी जंग को जीतने के लिए और राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और अपना राष्ट्र राज्य बनाने के लिए। तो इन कवियों का, जो हमारे थे ना, इन सबों का कहना था कि लोगों में ना देशभक्ति की भावना जगाओ सबसे पहले, और उसके लिए उनको अपने देश पे गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अंग्रेज हमारे पे क्यों रूल कर गए पता है? क्योंकि उस टाइम में ना हमारे में बहुत, एक कह सकते हो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, है ना। हमें लगता था भाई अंग्रेज ही है सब कुछ, हम ये चले गए तो सब कुछ हमारा सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारी सोच थी। पर जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना हमने पता कैसे जगाई, हमने अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में बताया, हमने बताया कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी अच्छी थी। हम, ये अंग्रेज चले गए तब भी, बल्कि अंग्रेज हमें फॉलो करते थे, ये बताया हमने। हमने अपने फोक डांस, फोक सॉन्ग, कहानियाँ, अपने जो बड़े बड़े, आप कह सकते हो आर्यभट्टा, इन सबों के बारे में बताया, ठीक है। तो यही हमारे रूमानीवादी लोग थे, जो हमारे कवि थे। उनका कहना था कि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाओ कल्चर से, संस्कृति से। तो इसी को रूमानीवाद कहा जाता है, ठीक है। तो रूमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं के विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकार और कवि तर्क, वितर्क और विज्ञान महिमा मंडल की आलोचना करते थे। उनको वही मैंने जैसे आपको बताया कि कितना आपके पास बारूद है, कितना लड़ाई लड़ने के लिए है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी भावना, और ये लिखा ना, आलोचना की जगह और उसकी जगह भावना, अंतर्दृष्टि, ठीक है, रहस्यवादी भावना पर जोर और बल देते थे। यानी अपने मन की भावनाओं पर जोर देते थे। कहते हैं कि आप अपने मन से सोचो, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचो कि हम कम हैं तो हम हार जाएंगे, ये नहीं है, ठीक है। चलो, उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। इसका कहने का मतलब है कि जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एक वजह की बात बताता हूँ, भारत पे ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। भारत में उस टाइम कितने अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, है ना, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। तो हमारे अंदर भी कॉमननेस जगाने के लिए, क्योंकि देखो अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, सब कुछ अलग अलग है हमारे भारत में। तो उस टाइम फिर हमने 1947 में आज़ादी कैसे ले ली? क्योंकि हमने सबको साथ में लेकर आए। जब हम सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग साथ में आए, तभी तो हमने अंग्रेज़ों को भगाया। और ऐसा हमने कैसे किया? अपनी संस्कृति को जगाकर, ये बताकर लोगों को कि जी ये अंग्रेज कुछ नहीं है, इनसे अंग्रेज चले गए तब भी हम बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। चलो, जर्मन, उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक जर्मन दार्शनिक थे यूनान गॉटफ्रीड, ठीक है। और उनका भी यही कहना था।
वो भी एक तरह से जर्मन की सांस्कृतिक यानी सच्ची संस्कृति को जगाने के लिए दास वॉक्स यानी आम लोगों का एक आइडिया जो था, और राष्ट्र की सच्ची आत्मा वॉक्स काइस, अब ये दोनों के दोनों वर्ड आते हैं। दास वॉक्स का मतलब है आम लोग, जिसके एमसीक्यू में मैंने बताया था, ठीक है, एमसीक्यू बता चुका हूँ, वेबसाइट पे जाके एमसीक्यू वगैरह का टेस्ट वगैरह दे सकते हो। और वॉक्स का इसका मतलब होता है राष्ट्र की सच्ची आत्मा। तो इनका ये बढ़ावा करते थे, इनको बढ़ावा देते थे कि हाँ फिर सही बात है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए संस्कृति को है जगाना पड़ेगा। राष्ट्र की सच्ची आत्मा सारे के सारे, जब लोकगीत है, ठीक है, जन काव्य है, लोक नृत्य है, इन सब को ही मतलब लोगों को अपने कल्चर पे जब तक घमंड नहीं होगा तब तक वो आज़ादी नहीं मांगेंगे, ठीक है, तब तक वो गुलामी रहेंगे, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि कैसे रूमानीवाद ने किसी देश को आज़ादी दिलाई, बट उससे पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये बेसिकली यूजिन दियाक्रुआ, ठीक है, द कैस्कर एक्ट ऑफ, क्या लिखा है, द, अच्छा, मैसेकर। मैसेकर का मतलब मैं आपको बता दूं, हत्याकांड होता है बहुत बड़े लेवल पे जब लोगों को मारा जाता है, उसको मैसेकर कहते हैं। मैसेकर एट आपका कियोस, ठीक है, बेसिकली एक जगह थी कियोस करके, ये फ्रांसीसी चित्रकार दुआक्रुआ ने बनाई है। सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी कलाकार माना जाता था, उनको चित्रकार माना जाता था। बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई थी ये उन्होंने, और इसमें ये दिखाया है कि कियोस जो द्वीप था उसके बारे में दिखाया है। जब तुर्क वगैरह थे ना, तो उन्होंने इन यूनानी लोगों को, ये यूनान का है, यूनान की पिक्चर है, मतलब ये जो हमारा क्रियाओ है ना, ठीक है, कियोस है, वो यूनान का एरिया है। तो वहाँ पर जो तुर्की आए थे, उन्होंने, ये देखो एक घोड़े पे तुर्की बैठे हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा था, बच्चों को मारा था। तो इस तरीके से दिखाया गया इस पिक्चर में, ठीक है। चलो ये हमें क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि कैसे रूमानीवाद क्या है, संस्कृति पर अगर आपको गर्व हो तो आप लड़ाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि 1815 के अंदर जब हमारी वियना की संधि हुई थी, तो वियना की संधि में एक बात बोली गई थी। क्या बात बोली गई थी? कि जो रूस है उसको क्या मिलेगा, किसका हिस्सा मिलेगा? पोलैंड का, है ना, यही बोला गया था ना। अब क्या था, जब रूस ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया ना, तो उसने क्या किया था, अपनी भाषा को महत्व दिया था। स्कूल से, कॉलेज से वो सारी की सारी भाषा वगैरह हटा दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, जो पोलिश लोग थे उन्होंने अपनी भाषा से लोगों के अंदर देशभक्ति जगाई, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, पोलैंड अब स्वतंत्र भूभाग नहीं था, अब वो आपको पता ही है किसके अंडर था, हमारे रूस के अंदर था। किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई गई भाषा से, ठीक है। कैरोल कुरपेंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपना ओपेरा और संगीत का गुणगान किया, मतलब अपनी भाषा में गाने गाकर, अपनी भाषा में, देखो मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रगान को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बजाओ ठीक है, क्या सेम भावना आएगी? नहीं आएगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए अपनी भाषा में होता है ना, वो अपनी भाषा की बात अपनी भाषा होती है। तो ऐसे लोगों में एक देशभक्ति की भावना जगाई गई, ठीक है। चलो, अभी आपको ये बात मजाक लग रही होगी, सर भाषा से क्या लेना देना होता है? भाषा तो कुछ नहीं होती, बट मैं आपको बता दूं, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा एक लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी लैंग्वेज पे शर्म आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अपने घमंड से बोलो, अगर आप हरियाणा के हो घमंड से बोलो, पंजाब से हो घमंड से बोलो, आप कहीं से भी हो, आप साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहीं से भी हो, अपनी भाषा पे घमंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कम्युनिकेट करो दूसरे से, अगर इंग्लिश एक अच्छी बात है, इंग्लिश पे कम्युनिकेट करना अच्छी बात है, मैं खुद इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बट एक समझ रहे हो ना आप, सिर्फ उसको एक एलिजिबिलिटी मत बनाओ, ठीक है, उसको ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मत बनाओ, ठीक है, उसको ऐसे मत बनाओ कि हाँ ये थोड़ा सा इंग्लिश बोलता है, डोमिनेटिंग है, ये है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको ऐसा लैंग्वेज रखो, बस कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करो, ओके। तो कैरल कुरपेंस्की ने भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए संगीत और ओपेरा का सहारा लिया, ठीक है। और पोलेंस और माजूरका जैसे लोक नृत्य, ये पोलेंस और माजूरका एक लोक नृत्य है हमारे पोलैंड का, आ सकता है आपको क्वेश्चन, उसको राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया, मतलब बढ़ावा देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 1831 में तो रूस के विद्रोह, एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। मैं बता दूं 1831 के अंदर तो रूस में रूस के जो मतलब विद्रोही थे ना, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये जो हमारे पोलैंड के लोग थे जो ऐसे विद्रोह कर रहे थे, अपनी भाषा का गुणगान कर रहे थे, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा दबाया। चर्च के जो आयोजन वगैरह करते थे ना, उन्होंने संपूर्ण शिक्षा में सिर्फ पोलिश में देना स्टार्ट किया। वो बोलते थे, जो हमारे रशिया के लोग हैं वो बोलते थे रशियन में दो, कहते थे नहीं हम पोलिश में ही देंगे, अपनी लैंग्वेज में देंगे। और इसी वजह से बहुत सारे जो रूसी अधिकारी थे उन्होंने सजा दी, जो चर्च के लोग थे उनको सजा दी और साइबेरिया के अंदर भेज दिया,
ठीक है। पोलिश भाषा रूस प्रभुत्व के विरोध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। मतलब रूस पोलिश भाषा को अब एक संघर्ष का नाम दे दिया गया कि हाँ इसी से हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिम ब्रदर्स के बारे में, ग्रिम बंधु के बारे में याद होगा आपको, मैंने एक सैम्पल पेपर, क्योंकि हिंदी में अपलोड नहीं करता सीबीएसई, तो उसको मैंने कन्वर्ट करके आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये वाला पैसेज भी था हमारे ग्रिम ब्रदर्स का। ठीक है, बच्चे पूछे थे सर ये कहाँ है बुक में, तो ये यहाँ है बुक में। तो ग्रिम ब्रदर्स बेसिकली, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 5 में भी है ना, प्रिंट एंड कल्चर, वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ये 2 भाई हैं हमारे। ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स बोला जाता था इनको, बंधु बोला जाता था। एक तो थे जैकब ग्रिम और थे विलेम ग्रिम। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था, जैकब का हुआ था 1785 में, और जो हमारे विलेम का हुआ था वो हुआ था 1786 में। 2 भाई थे, दोनों कानून की पढ़ाई कर रहे थे और दोनों को शौकीन था कि पुरानी लोक कथा को इकट्ठा किया जाए। उन्होंने 6 साल लगाए, बहुत सारी लोक कथा वगैरह को इकट्ठा किया उन्होंने। मैं आपको बता दूं वो बच्चों के लिए बनाते थे पहले बुक। 1812 में उन्होंने पहली कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित किया। उसके बाद दोनों की दोनों उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। लोगों ने राजा को हटाना और प्रेस की आज़ादी के लिए आंदोलन वगैरह करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक 33 खंडों की जर्मनी से थे दोनों के, मैं आपको बता दूं। तो उन्होंने क्या किया था, हनोवा, ठीक है, इसमें लिखा होगा शायद हिनोवा, ये लिखा ना, हनाऊ के अंदर पैदा हुए थे बेसिकली। तो हनाऊ के अंदर जर्मनी के अंदर था। तो जर्मनी में 33 जो वॉल्यूम की एक डिक्शनरी छापी उन्होंने। और ऐसा वो क्यों करते थे बेसिकली, है ना, लोगों में एक कहानियाँ वगैरह इकट्ठा करके लोगों में जर्मनी की जो देशभक्ति की भावना वो जगाए रखना चाहते थे। लोगों को जर्मन कल्चर के बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि है ना बेसिकली उस टाइम में ना फ्रेंच कल्चर जो था वो एक तरह से डोमिनेट हो रहा था जर्मन कल्चर पे। तो इसलिए उनको लोगों में देशभक्ति की भावना जगाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, चलो ये हमें समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जाते हैं भूख, कठिनाई और जनविद्रोह। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1830 का समय है ना बहुत बुरा माना जाता है यूरोप में। मतलब बहुत कठिनाई थी उस समय, जनसंख्या बढ़ रही थी, खाने के लिए लोगों के पास था नहीं, लोगों को नौकरी वगैरह नहीं मिल रही थी, रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा था। ठीक है, और जो मैं आपको बता दूं जो लघु यानी छोटे छोटे उत्पादक थे ना वो कपड़े वगैरह बनाते थे। ठीक है, बट इंग्लैंड से है ना बहुत सस्ते मशीन से बने हुए कपड़े आते थे, तो वहाँ पर भी उनको जॉब वगैरह, मतलब वहाँ पर भी नुकसान होता था। जो छोटे छोटे हमारे कृषक वगैरह थे उनको भी नुकसान होता था, मतलब बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, जो हाथों से कपड़े बनाते थे उनके लिए तो बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि इंग्लैंड से बने बनाए आते थे मशीन के कपड़े, और वो सस्ते होते थे और अच्छी क्वालिटी के भी माने जाते थे और जल्दी बन जाते थे, है ना। यूरोप के इन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सीमांत शुल्क और ज़मींदारी का बोझ तले दबे थे। मतलब मैं आपको बता दूँ यूरोप में पहली बात तो ये है, ठीक है, कि जी गरीबी बहुत आ गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी। ऊपर से बहुत सारे यूरोप के ऐसे भी एरिया थे जहाँ पर आज भी सामंती व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, सामंती व्यवस्था का क्या मतलब होता है, फ्री में काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी उनसे। तो वो सिस्टम अभी भी चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। किसको प्रॉब्लम हुई, हमारे लोगों को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, हमारे जो गरीब लोग थे उनको प्रॉब्लम हुई, गरीबी और ज़्यादा फैलने लगी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैं अब एक टॉपिक सुनना, चलो पहले इस पे आ जाते हैं। अब क्या होता है 1830 तक ये बहुत बुरी हालत हो जाती है, फिर आता है 1845 का टाइम। आप सोचोगे ये वाला पैसेज क्यों छुड़वाते, मैंने करवाऊंगा, बट पहले इस पे आओ। 1845 में क्या होता है, क्योंकि ऊपर 1848 लिखा है तो पहले ये समझा देता हूँ 1845 वाला। 1845 में क्या होता है, एक है ना सिलेसिया इटली का छोटा सा पार्ट है बेसिकली। वहाँ पर क्या होता है, क्या ना बुनकर होते हैं जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, बुनकर होते हैं ना, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ठेकेदार जिनको बोलते हैं। ठेकेदार क्या करते थे, जो हमारे वीवर्स हैं या हमारे बुनकर हैं उनको है ना पैसे देते थे और कपड़े बनवाते थे। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, पैसे नहीं दिए, ऊपर से उनका दाम बहुत कम कर दिया। उनको बोला कि अब है ना, क्योंकि पता है सबको पता था कि जी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को जॉब चाहिए, तो वो क्या करते थे फ़ायदा उठाने के लिए ठेकेदार 100 रुपये देने होते थे ना, वहाँ बोलते थे 50 रुपये दूंगा मैं तो। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हमारे जो वीवर्स थे, हमारे जो बुनकर थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन वगैरह भी किया। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक पत्रकार थे वेलम वॉल्फ। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी कि बहुत बुरी हालत थी, हमारे कीमतें जो थी वो बहुत तेज़ी से गिर रही थी, गाँव की आबादी जो बढ़ रही थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी, बहुत हालत ख़राब थी। और इसी के चक्कर में 4 जून कौन सा साल, 1845 के 4 जून को दोपहर के 2 बजे क्या हुआ है, बहुत सारे बुनकर क्या करते हैं, ठेकेदार की कोठियों के पहुँच जाते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं।
और अब क्या होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं वो तो अमीर होते हैं, उनका साथ देती है सरकार, वो जो हमारे राजा रानी साथ देते हैं उनका, और इसी चक्कर में वहाँ पर विद्रोह होता है, खून खराबा होता है। और खून खराबा होने के बाद मैं आपको बता दूं 24 घंटे के बाद सेना वगैरह को बुलाकर मदद की जाती है। वैसे वो जो हमारे वीवर्स थे ना, जो हमारे बुनकर थे, वो भी घरों में घुस के तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद सेना आती है और उसके बाद गोलियां वगैरह चलती है और 11 बुनकर जो थे उनको गोली से मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत होता है 1845। अब उसी के 3 साल बाद क्या होता है, 1848 के अंदर क्या होता है कि एक वर्ष था, ठीक है, जब खाने पीने की कमी थी, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी वगैरह थी। तो जो लुई फिलिप थी, याद आ गया लुई फिलिप कौन थे, ये अपने वाले लुई फिलिप जिनको पता है ना लीडर बनाया गया था। तो 1848 में क्या होता है, लोग बोलते हैं भाई ये लुई फिलिप कर क्या रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये लुई फिलिप जो है वो कर क्या रहा है। मतलब कोई काम होता है भाई, बेरोज़गारी है इसका, कुछ ना कुछ तो करो, वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इसीलिए लोग उसके गुस्सा हो जाते हैं। अब लोग उस पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि भाई उसके खिलाफ मतलब धरने पे बैठ जाते हैं। और इसकी वजह से जो लुई फिलिप है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भाग जाता है, मजबूर हो जाता है भागने के लिए। ठीक है, और जब वो भाग जाता है तो फिर फ्रांस के पास फिर दोबारा से कोई लीडर नहीं रहता, तो बोलते हैं कि जी नेशनल असेंबली वाला ही रूल लेकर आओ। तो नेशनल असेंबली भी क्या बोलती है, पहली बात तो ये बोलती है कि अब है ना 21 साल के ऊपर सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और दूसरी बात यह है कि काम के अधिकारों की गारंटी है ना दी जाएगी, मतलब सबको काम दिया जाएगा। ओके, और राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए, मतलब सरकार थी उसने बहुत सारे कारखाने लगाए ताकि लोगों को जॉब वगैरह वहाँ पर मिल सके। ठीक है, समझ आ गया। तो फ्रांस की पूरी अपने को स्टोरी समझ आ गई ना। बर्बन डायनेस्टी के बाद फिर लुई फिलिप आया, और लुई फिलिप भी 1848 में भागना पड़ा क्योंकि इतनी गरीबी वगैरह आ गई थी, बेरोज़गारी आ गई थी, लोग गुस्सा हो गए थे कि भाई तू कर क्या रहा है, कुछ तो कर, और इसके चक्कर में उसको भागना पड़ा। ठीक है, चलो जी हमें समझ आ गया। अब करते हैं हम 1848 उदारवादियों की क्रांति। ठीक है, अब हुआ क्या, 1848 की बात बता रखी है यहाँ पर। तो 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, किसान विद्रोह, ये तो सब चल ही रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि उसी समय ना जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने किंग के खिलाफ जो था, जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पर, जर्मनी के अंदर किंग के खिलाफ जो था वो करना शुरू कर दिया कि भाई हमको आज़ादी दो। ठीक है, और इसी के चक्कर में उन्होंने ना उन्होंने बोला कि हम संसद वगैरह बनाएंगे। ठीक है, और संसद वगैरह बनाई भी गई, राजा के ना कहने पर भी संसद बनाई गई। पूरी स्टोरी सुनना, मज़े की बात सुनना। ठीक है, संसद वगैरह बनाई गई, इलेक्शन वगैरह करवाए गए। ठीक है, और उन्होंने जो हमारे मध्य वर्ग के लोग थे ना जिन्होंने आंदोलन वगैरह करा था और राजा की मनाही के बिना भी ये सारी चीज़ें करी थी। अब राजा कुछ कर नहीं सकता था ना। अब देखो इतने सारे जब लोग आपके खिलाफ हो जाए तो आप फिर क्या बोलोगे, सबको मार दोगे क्या। तो इसलिए राजा चुपचाप था। अब होता क्या है, जब राजा चुपचाप था और कुछ बोलता नहीं है तो वो करते हैं अपना काम करते हैं। तो जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, याद रखना ये सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाई उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर में, और मतदान का फैसला किया। उन्होंने बोला कि इलेक्शन वगैरह होगा। और उन्होंने, मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट था जो हमारे मध्य वर्ग के लोगों को था वो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों ने किया था, जो बहुत गरीब थे, मजदूर थे, उन्होंने किया था। अब क्या होता है, 18 मई को 1848 में 831 इलेक्शन होता है, और 831 जो प्रतिनिधि है वो हमारी जर्मन की संसद के लिए चुने जाते हैं। ओके, जब चुने जाते हैं ना तो चुन लिया गया। अब क्या था, जब चुन लिया गया तो ये बोला गया यार चलो संसद के लीडर को तो चुन लिया गया बट एक राजा होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई भी बाकी देश है ना हमला कर देते हैं, तो इससे अच्छा क्या है, एक राजा होना ज़रूरी है। तो राजा के लिए ना पड़ोस में एक देश था प्रशा। ठीक है, उसके जो राजा थे उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उसको बोला कि आप हमारे देश के राजा बन जाओ, नाम के राजा बन जाओ, सब कुछ अपने संविधान से करेंगे, हम प्रतिनिधि हम खुद करेंगे, आप बस नाम के राजा बन जाओ। उसने मना कर दिया, उसने कहा भाई फ़ायदा क्या। और उसने फिर राजाओं का साथ दिया, उसने कहा कि जर्मनी का जो राजा है उसी को ही बैठाओ। ठीक है, बट ये सिस्टम हटाओ। बट वो बनना चाहता था राजा, मैं आपको बता दूं प्रशा का जो राजा था वो बनना चाहता था राजा। ठीक है, वो खुद राजा बनना चाहता था, वो नहीं चाहता था जर्मनी का राजा बने। बट उसने बोला कि भाई मैं सपोर्ट नहीं करता आपका, उसने बोला कि राजा को ही दोबारा से बना दो। और एंड में ये फिर विद्रोह वगैरह चलता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे गरीब लोग थे, जो हमारे मजदूर वगैरह थे, उन्होंने सपोर्ट करा था। वो देखते हैं कि जी ये तो हमारे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे, और वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं कि जी हमको नहीं करना, हमको नहीं बनाना ये संसद वगैरह, आप तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। और इसी का फ़ायदा उठाता है हमारा राजा। और राजा क्या करता है,
संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। जैसे मैंने कहा था, इन्होंने गरीबों की मांगे नहीं मानी, ठीक है, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अतः सैनिक को बुलाया गया, मतलब वो जो गरीब लोग थे उन्होंने बोला भाई हटाओ इसको, ठीक है, हमें संसद नहीं चाहिए, राजा ही बहुत है, तुम कर ही नहीं रहे हमारे लिए कुछ। सैनिक को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई, मतलब जो हमारे इलेक्टेड लीडर थे उनको हटा दिया गया कि भाई अब कोई संसद वगैरह नहीं होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं, इसमें है ना, इस आंदोलन में इसमें भी बहुत बड़े लेवल पे वुमेन्स ने बहुत सपोर्ट किया था, बट फिर भी उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी औरतों ने, मैं आपको बता दूं, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, ये मैंने बोला ना फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए थे, तो फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली सेंट पॉल का चर्च है फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, संसद है ये बेसिकली, वहाँ इकट्ठा हुए थे यहाँ पर। बट मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी है ना, जो औरतें थी उनको सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए बुलाया गया था, ये दिख रहा है ना, ये सिर्फ देखने के लिए बुलाया गया था, वोटिंग राइट इनको नहीं था। तो ये कितनी बुरी बात है ना। तो हालांकि रूढ़िवादी 1848 में रूढ़िवादी आंदोलन दबा पाने कायम हुई, किंतु वह पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। मतलब बहुत सारे अब राजा, मतलब दोबारा से राजा रानी वाला सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, दोबारा राजा आ गया है ना। मतलब उन्होंने ट्राई किया था संसद वगैरह को हटाने, संसद वगैरह बनाने का, और ये सब ट्राई किया था, बट वो खुद ही के उसमें फंस गए। पहली बात तो ये है कि उसने वो वेलम जो हमारा फ्रेडरिक था, ठीक है, क्या नाम था उसका पूरा, उसका नाम था जी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ फोर्थ, तो उसको बोला कि आप बन जाओ, तो उसके चक्कर में सब गेम खराब हो गया। और दूसरा वो गरीबों की बात भी नहीं सुन रहे थे। तो ये वही लिखा है, हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 के उदारवादी आंदोलन में दबा पाने में कामयाब रही, यानी राजा जो था उन लोगों को दबा तो दिया उन्होंने, बट राजा को ये समझ आने लग गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। उसे ये समझ आ गया, देखो, कि उन्हें लगा कि यार इनको राजा से दिक्कत नहीं है, उनको ये दिक्कत है कि इनको अधिकार नहीं मिल रहे, तो इनको अधिकार दे दो। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, फिर जर्मनी के राजा ने 2-3 चीज़ें करी। जैसे मैं आपको बता दूं, उन्होंने पहले तो बताऊं कि आरंभ कर दिया था, क्या आरंभ कर दिया था कि उन्होंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भूदास वगैरह, ठीक है। रूस में जो बंधुत्व मजदूरी वाला सिस्टम तो ख़त्म कर दिया था। हैब्सबर्ग शासकों में हंगरी के लोगों को भी थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी थी। मतलब बहुत सारे इलाके में होने लग गया, क्योंकि राजा डर गए थे, उनको लग रहा था कि यार ऐसे जैसे जर्मनी में हो हमारे अंदर भी हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी रियायतें दे दो, तो ठीक है। तो मतलब लॉलीपॉप दे रहे थे उनको, समझ रहे हैं लॉलीपॉप देने का मतलब क्या होता है, मतलब सस्ते में निपटा रहे हो, तो सस्ते में निपटाने की कोशिश करी। ओके, तो यही बता रखा। और फ्रैंकफर्ट में मैंने बताया ना, महिला को अधिकार नहीं दिए गए थे। और इसी से एक वर्ड आता है नारीवाद, ठीक है। सभी स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार के हितों को बोध कराता है। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये नारीवाद, फेमिनिस्ट सुना आपने क्या, फेमिनिस्ट है ये, तो इंग्लिश में इसको फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए लड़ती है, उनको फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग थे फेमिनिस्ट के राइट को अपोज करते थे, कुछ लोग थे सपोर्ट करते थे। तो उसमें से एक लुइजे ऑटो पीटर्स थे, ठीक है। लुइजे ऑटो पीटर्स थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थी, वो एक महिला थी बेसिकली, पीटर्स लिखा हुआ है ना, ऑटो पीटर्स। तो ये भी एक महिला थी, ये डिमांड करती थी, नारीवादी आंदोलन की बात करती थी, वुमेन्स को वोटिंग राइट वगैरह की बात करती थी, ये सारी की सारी चीज़ों की उन्होंने डिमांड वगैरह करी थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इससे ये वाला जो है वो इसका बॉक्स आपसे पूछा जा सकता है। इतना कुछ खास वैसे लिखा नहीं है, बट इसमें से मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो आपके वो पैसेज वगैरह आएंगे ना, वो आपको ऐसे ही बॉक्सेस में से देखने के लिए मिलेंगे, और मैक्सिमम हिस्ट्री में से देखने के लिए मिलेंगे। एक तो हिस्ट्री में से देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र भेजा था किसी ने, ठीक है, कि महिलाओं को जो है वो है वोटिंग राइट वगैरह मिलना चाहिए, सारी की सारी क्रांति वगैरह, और ये महिलाओं के राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाओ जी इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे। स्टार्टिंग से ही मैंने चैप्टर में बोल दिया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो जर्मनी था वो आज का जर्मनी बना, वहाँ पर राजा रानी वाला सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ, जर्मनी के अंदर आज एक ही भाषा है जर्मन, तो ये कैसे हुआ, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा जर्मनी है वो एक राष्ट्रीय राज्य कैसे बना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद होगा भी थोड़ी देर पहले हमने जर्मनी का ही ऊपर जर्मनी के बारे में पढ़ा था। जर्मनी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, राजा था, बट कुछ लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपना संसद बनाने की कोशिश करी, बट वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उन्होंने गरीबों की बात नहीं सुनी, मजदूरों की बात नहीं सुनी, और असेंबली भंग हो गई, ठीक है। और इसमें औरतों को भी राइट नहीं दिया गया था। अब हुआ क्या, 1848 में जो ये सारे का सारा हुआ था,
इससे है ना क्या हुआ कि पड़ोस में एक देश था प्रशा, याद है मैंने बोला था प्रशा का राजा बनना तो चाहता था राजा, ठीक है, बट उसने कुछ नहीं कहा उस टाइम। उसने कहा कि नहीं, उसी जो जर्मनी का राजा उसी को रहने दो। बट होता क्या है, प्रशा के जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं उन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, जर्मनी के लोगों को कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हमारा राजा ठीक है। एक्चुअल में प्रशा का राजा तो जो था वो अच्छा था, काइजर विलियम नाम था इसका, और ये बहुत बढ़िया राजा था। बट ये राजा बनना चाहता था जर्मनी का भी, बट ये है कि वो कैसे बोले कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, फिर लड़ाई करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा उसने कुछ नहीं करा। बट उसके बाद उसे लगा यार अगर मैं यहाँ का, अगर मान लो जब जर्मनी का राजा भी बन गया, ठीक है, जैसे वो कह रहे थे ना, वो हमारे जर्मनी के वो संसदीय वाले लोग कह रहे थे कि आप हमारे नाम के राजा बन जाओ, तो कह रहे फ़ायदा क्या, ठीक है, तो फिर इसलिए वो नहीं बना उस टाइम। तो मैं आपको बता दूं, प्रशा के जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो जिनको जंकर्स बोला जाता है, एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है जंकर्स कहाँ के थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे ना प्रशा के, उनको जंकर्स बोला जाता है। उन्होंने बोला हमारे जर्मनी के लोगों को कि जी हम देंगे आपका साथ, हम बनाएंगे राष्ट्र राज्य, ठीक है, और होता भी यही है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी है ना कमान जो दी जाती है, जो हमारे वो थे ना, क्या नाम था उसका, जर्मनी के जो लीडर थे, क्या नाम था उनका, अपने विलियम वन, काइजर विलियम वन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को। उसको बोलते हैं जी आपको जो हमारा जर्मनी है उसको एक राष्ट्र राज्य बनाना है। और इसमें प्रशा के सेनाओं वगैरह ने और नौकरशाही ने वगैरह ने बहुत मदद करी थी। और उसके बाद 7 साल तक 3 वॉर लड़ी जाती है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। अब आप बोलोगे सर जर्मनी को बना रहे हैं हम तो जर्मनी को बना रहे राष्ट्रीय राज्य, तो ये क्यों लड़ रहे हैं हमसे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस क्यों लड़ रहे हैं, प्रशा को इनसे लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये राजा थे और राजा जो है यहाँ से हटने नहीं देना चाहते थे। ये दोस्त थे एक तरह से जर्मनी के राजा के, तो ये हटने नहीं देना चाहते थे, उन्होंने अपनी भी सेना लगा दी। बट एंड में जाकर हमारी प्रूशिया की जीत होती है, प्रशा की जीत होती है, इंग्लिश में प्रूशिया है, तो उसकी जीत होती है। और 1871 में हमारा जर्मनी का राजा बन जाता है विलियम वन। अच्छा राजा होता है ये, ठीक है। 18 जनवरी 1871 में इसकी ताजपोशी होती है। और जैसे मैंने बोला अच्छा राजा है, उसने बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे जर्मनी के अंदर मुद्रा, बैंकिंग, कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिकीकरण, इन सब पे जोर दिया। क्या समझ आया अपने को इतना समझ आया जर्मनी के एकीकरण में कि जर्मनी पहले एक राष्ट्र राज्य नहीं था। जर्मनी के अंदर राजा रानी वाला सिस्टम बहुत दबा हुआ था, कुछ वो नहीं हो रहा था, एक कोई भाषा नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक प्रशा के जो अमीर लोग थे, ठीक है, भूस्वामी थे, उन्होंने बोला कि हम जर्मनी के लोगों की मदद करेंगे एकीकरण करने में, राष्ट्र राज्य बनाने में। और उन्होंने क्या किया कि काइजर विलियम को बोला कि आप कुछ करो। तो काइजर विलियम ने क्या किया, ऑटो वन बिस्मार्क को सेना का प्रमुख बनाया। उन्होंने कहा कि आप इसको एक राष्ट्र राज्य बनाओ। और 7 साल तक 3 वॉर लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ये क्वेश्चन आएगा कि 7 साल तक किसके साथ वॉर लड़ी, ठीक है, या कितने साल तक वॉर लड़ी, आ सकता है। और 1871 में जीत गई वो, और विलियम वन यानी काइजर विलियम वन को हमारे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये पिक्चर दे रखी है बेसिकली अंटोन वॉन वर्नर की कृति है ये, वर्साई के हॉल ऑफ मेयर्स के जर्मन साम्राज्य की घोषणा। मतलब एक तरह से वो बता दिया था कि अब ये जर्मन है, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी का वो जर्मनी के अंदर एक तरह से काइजर विलियम वन लीडर वगैरह बन गया है, ये दिखाने की कोशिश करी है ना। उसके पास बिस्मार्क भी है ना, ऑटो वन बिस्मार्क भी खड़े हैं, कमांडर वगैरह। तो ये सारा का सारा बताया। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको समझ आ गया ना। चलो अब आते हैं जी इटली पे। इटली का भी बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। देखो इटली जो था ना, पहले क्या था, बहुत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। मैंने जैसे बताया था आपको, गिउसेppe मज़ीनी के बारे में याद आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो उत्तर का जो भाग था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, जैसे क्या समझाऊँ मैं आपको, ये दिख रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे 7 थे, ऐसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 7 थे, मतलब समझ जाओ आप। उसमें से अगर ऊपर वाले एरिया की बात करें, ये जो ऊपर वाले एरिया की बात करें, ऊपर वाले, तो उस पर जो था जो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग एम्पायर के जो किंग थे वो रूल करते थे। और बीच की यानी मिडल की बात करें, जस्ट सेकंड इसको करने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो पैड भूल गया ना, दूसरे वहाँ जहाँ पर सेटअप है वहाँ वो लगा रखा है मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ये हो गया। तो ये जो बीच वाला एरिया था, इस पर राज करते थे पोप। अब ये पोप क्या होता है? पोप होते हैं जी जो पादरी होते हैं ना, क्रिश्चियन पादरी, उनको आप पोप कह सकते हैं। ये प्यार से मान जाते हैं, अगर इनको बोला जाता है ना कि मिला दो, मान जाते हैं। और साउथ वाले जो थे बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यानी बुर्बो राजवंश के अधीन जो स्पेन के राजा थे वो थे,
ठीक है। अब देखो स्पेन है तो वो तो अपनी भाषा चलाएगा, स्पेनिश चलाएगा। बोर्बो राजवंश जो ऊपर वाले थे ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग, वो अपनी भाषा चलाते थे, और बीच में जो पोप थे वो थे। इन 7 अलग अलग राज्यों में से सिर्फ एक ही ऐसा राज्य था जहाँ पर इटालियन किंग था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। सरदेनिया पिडमोंट उस एरिया का नाम था। जैसे मान लो जिस पे ये वाला एरिया ना, समझाता हूँ जस्ट अ सेकेंड, ये जो एरिया दिख रहा है ना जिस पे एरो है, तो ये जो एरिया था, मान लो ये हमारे 7 में से एक एरिया है और यहाँ पर इटालियन किंग था। सिर्फ 7 में से एक ही राज्य था जहाँ पर इटालियन किंग था, ठीक है। जबकि ज़्यादातर लोग इटालियन बोलते थे यहाँ पर, बट किंग एक ही था जहाँ इटालियन था। उस का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड, और उस एरिया का नाम था जिसका वो रूलर थे वो था सरदेनिया पिडमोंट, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था गिसेपे मजीनी ने एक बार ट्राई भी किया था, याद है ना आपको। उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप करके, है ना, और यंग इटली करके। यंग इटली बनाई थी, याद है ना, गिसेपे मजीनी ने यंग इटली बनाई थी। उन्होंने 1831 से लेकर 48 तक बहुत विद्रोह किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र राज्य बनाएंगे, सातों को एक साथ मिलाएंगे, बट वो सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए वो। और उसी के बाद क्या होता है कि इस सब की अब है ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसी हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड पे, जो हमारे वहाँ के थे ना, सरदेनिया पिडमोंट के किंग थे, कि भाई आप भी तो कुछ करो, आप तो इटली के रूलर हो, आप तो इटालियन बोलते हो, आप कुछ करो। तो वो क्या करता है, एक चीफ मिनिस्टर कैवर आता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई आपको इटली को एकीकृत करवाना है। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैवर होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऊपर वाला एरिया था ना उसको अपने कंट्रोल में रहते हैं। कब रहते हैं, 1859 के अंदर। 1859 के अंदर हमारा पूरा ऑस्ट्रियाई वाला इलाका, जो चीफ मिनिस्टर कैवर थे, कैवर कमीलो द कैवर उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने क्या किया था, पूरे जो ऊपर वाला एरिया था उनको अपने अंडर में ले लिया था। ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के जो राजा थे उनको हरा दिया था। तो अब ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंदर आ गया, अपना जो एक तरह से आप कह सकते हो विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंदर आ गया। क्योंकि विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ही तो बोला था चीफ मिनिस्टर कैवर को कि आप बचाओ, आप इस एरिया को जीतो। बीच वाले पोप, मध्य वाले पोप प्यार से मान गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी नीचे वालों की। नीचे वाली कौन, यानी बर्बन जो स्पेन के किंग थे ना, जो स्पेन के बुर्बो राजवंश के किंग थे, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उनको हराने के लिए जुसेपे गरीबाल्दी, ये नाम है ना, कंफ्यूज मत हो, जुसेपे मजीनी अलग है, जुसेपे गरीबाल्दी अलग है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने क्या किया, 1860 के अंदर बिल्कुल एक साल बाद ऊपर वाले एरिया 1859 में हमारे चीफ मिनिस्टर कैवर ने जीता था, और गरीबाल्दी ने इकट्ठा किया और 1860 के अंदर इटली के जो साउथ वाला एरिया था वहाँ पर मार्च निकाला। और मार्च निकालते ना यहाँ पर बहुत सारे खेत पड़ते थे बीच में, तो उनसे किसानों से पूछा यार कि हम चले जाए आपके खेत से, क्योंकि आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। वो इसलिए रुका हुआ था कि यार फसल ख़राब हो जाएगी तो अच्छा नहीं है ना किसानों का। किसानों ने बोला आप चौड़े में जाओ, हम भी चाहते हैं कि आप एक राष्ट्रीय राज्य बनाओ, इटली को मिलाओ। तो उन्होंने किसानों ने मदद करी। बेसिकली मैं बता दूँ वो जानते नहीं थे, वो हमारे एक विक्टर इमैनुअल सेकंड को नहीं जानते थे, बट उनकी वाइफ को जानते थे। तो यही बात लिखी हुई है। और एंड में अब इसको 1860 में इसको भी वो हमारा जो जुसेपे गरीबाल्दी है वो मिला देता है। तो ऊपर वाला एरिया तो जो था वो 1859 में हमारे चीफ मिनिस्टर कैवर ने मिला लिया था। बीच वाला एरिया भी आ चुका था, पोप थे वो तो प्यार से मान गए। साउथ वाले को हमारे जुसेपे गरीबाल्दी ने मिलाया। अब पूरा का पूरा इटली जो था वो विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंदर आ जाता है, और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा घोषित कर दिया जाता है एकीकृत इटली का। ठीक है जी, आई होप ये आपको पता चल गया हो। ये 2 वर्ड लिखे हैं ना, ला टालिया, ठीक है, ला तालिया लिखा हुआ है, ये याद रखना। विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी बेसिकली, मैंने बोला था उनकी पत्नी को जानते थे, और लतालिया का मतलब होता है इतालिया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, बेसिकली ये नाम दे रखे हैं, बस ये याद भी नहीं रखना, ये बस ये याद रखना कि इतालिया का मतलब इटालियन होता है, ठीक है। और जो ला टालिया था ये बेसिकली विक्टर इमैनुअल की वाइफ वगैरह थी, जो मानते थे कि ला इतालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन, आज आप सुनते हो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आपको पता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आज आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में जो आप सुनते हो ना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो एक कंट्री नहीं है, वो 3 कंट्रियों का पार्ट है। मैं आपको बता दूँ पहले ना क्या होता था, सिर्फ एक इंग्लैंड हुआ करता था, ठीक है, एक इंग्लैंड वाला ही एरिया हुआ करता था। ये हमारा इटली के बारे में दे रखा है ना, 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। बीच में पोप के राज्य हो गए, नीचे वाला वो राजवाला हो गया, और ऊपर वाला वो हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हो गया था, ये बता रखा है। अब आ जाते हैं थोड़ा इस पे। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रिटेन था, या मैं कहूँ सिर्फ इंग्लैंड था, स्टार्टिंग में इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में ना 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटेन नाम का कोई देश ही नहीं था, इंग्लैंड था सिर्फ एक।
अब होता क्या है कि इंग्लैंड में क्या थे, बहुत अलग अलग टाइप के इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, अलग अलग तरह के लोग की जाति के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, वही नस्ल के जाति के लोग रहते थे, है ना। तो अब होता क्या है, वहाँ पर इंग्लिश जो लोग थे ना, उनका थोड़ा डोमिनेशन, मतलब एक तरह से कहते सकते हो उनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। अब क्या थी, उनकी पॉपुलेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी है ना 1868 में अपनी एक पार्लियामेंट बनाई और राजा को हटा दिया और राजा को बोला कि आप घर बैठो, अब आपका कुछ नहीं है, अब ये हमारे पास आ गई। तो उन्होंने राजा से पावर छीन ली। ओके, उसके बाद क्या किया, मैं आप अगर मैप में देखोगे ना, तो मैं चलो यहीं बता देता हूँ। ये अगर मान लो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के एक पड़ोस में एक और कंट्री है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंग्लैंड है, उसने क्या किया 1707 में, जो हमारा स्कॉटलैंड था उनको बोला कि आप भी हमारे अंदर मिल जाओ, आपको भी हम पूरी आज़ादी देंगे, आप जैसे अपने कल्चर को मनाना चाहो मना दो। और उसके बाद क्या हुआ, इन स्कॉटलैंड के लोग मान गए और इन दोनों एरिया को मिला दिया गया और तब हमारा बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना, तो 1707 लिखना है आपको। पहले वो इंग्लैंड था, बट स्कॉटलैंड मिलने के बाद ही वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना है, ठीक है। तो ये 1707 में हुआ है, ये बात हमको क्लियर हो गई। ओके, अब हुआ क्या कि उन्होंने मिला तो दिया, स्कॉटलैंड को बोला आपका कल्चर अलग रहेगा, बट एक्चुअल में उन्होंने स्कॉटलैंड के कल्चर को ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से दबा दिया। मैं आपको सच बताऊं तो स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो अपनी भाषा, गैलिक भाषा थी उनकी, क्वेश्चन आ सकता है, उनकी गैलिक भाषा थी, वो बोलने की मनाही थी, वो भूल चुके थे कैसे बोलते हैं। उनको अपने कपड़े पहनने की, अपनी भाषा बोलने की, अपनी जो राष्ट्रीय पहचान है, अपनी पोशाक है, उनकी भी मनाही कर दी गई थी। यानी इंग्लिश जो थे, यानी जो हमारे इंग्लैंड के लोग थे या लीडर थे, उन्होंने स्कॉटलैंड के लीडर और स्कॉटलैंड के कल्चर को बहुत बुरी तरीके से दबा दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जो हमारा ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो 3 कंट्री से मिलकर बना है। चलो 2 तो समझ आ गई, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब ये तीसरी कंट्री कौन सी है? तीसरी कंट्री है जी आयरलैंड। अब ये आयरलैंड को कैसे मिला है ब्रिटेन ने, मैं आपको बताता हूँ। ये 1801 की बात है। हुआ क्या था कि ना आयरलैंड में ना 2 लोग, धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहते थे। कौन कौन से? एक तो अपने हो गए प्रोटेस्टेंट, थे तो वो कैथलिक ही, सॉरी थे तो वो क्रिश्चियनी, बट कैथलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते रहते थे। प्रोटेस्टेंट की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी और कैथलिक की ज़्यादा थी। तो हमारी जो अंग्रेज़ थे यूनाइटेड किंगडम वाले, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला देखो ये आपको दबा देंगे, प्रोटेस्टेंट को भड़काने की कोशिश करी और प्रोटेस्टेंट उनके साथ मिल गए और उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती एक बार जैसी प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट आ गया, उन्होंने पूरे आयरलैंड पे कब्जा कर लिया। ओके, और फिर उन्होंने अपना एक झंडा, ठीक है, उस झंडे को बोला ब्रिटानी झंडा, जिनको यूनियन जैक बोला जाता है, ठीक है, ब्रिटेन के झंडे का नाम यूनियन जैक है, याद रखना। और राष्ट्रगान गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये जो राष्ट्रगान था इसको भी खूब बढ़ावा दिया गया। मतलब एक तरह से आयरलैंड को भी मिला लिया गया, तब जाके बना हमारा ये इंग्लैंड ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य। तो आज आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन देखते हो ना, जहाँ पर इंग्लिश लोगों का डोमिनेंस है और एक ही इंग्लिश लैंग्वेज आप कह सकते हो नेशनल लैंग्वेज है, तो ऐसे बनी वो, ठीक है। और यहाँ पर जिसेबे गरीबाल्दी के बारे में लिखा है, जिन्होंने वो इटली को मिलाया था, उसी के बारे में पैसेज लिखा आ सकता है। बट याद रखना, बहुत सारे लोग हैं ना जिसेबे गरीबाल्दी को ऐसे कहते थे, तो नौकर है किसका, विक्टर मैनुअल सेकंड का। ये देखो जूते पहना रहा है, मतलब एक तरह से तो नौकरी, गुलाम बन गया उसका, ऐसे कहते थे लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे देश में होता है ना, जब किसी देश को एक जीवित पर्सन की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है ना, तो इसी को कहते हैं रूपक, या इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। तो हुआ भी यही, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे भारत में हमारे देश को क्या बोला जाता है, भारत माता बोला जाता है ना, वैसे ही फ्रांस के अंदर भी, वैसे ही जर्मनी के अंदर भी। यह तो राष्ट्र की अमृत विचार को ठोस रूप से प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी और है ना औरतों को ही दिखाया जाता था, ठीक है। और मैं बता दूं, चलो आगे आएगा, बट आपको समझ आ गया ना। तो फ्रांस की जो एलिगरी थी उनका नाम था मारियान, ये देखो ये मारियाना डाक पे मारियान बनाया गया। और ये जर्मनी की थी जर्मेनिया, ठीक है। ये फिलिप वेट ने बनाई थी 1848 में, याद रखना ये पिक्चर आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। रूपक मैं बता चुका हूँ, जब किसी एक ईर्षा, स्वतंत्रता, मुक्ति, पूरे देश को दिखाया जाए। रूपक की कहानी 2 अर्थ होते हैं, शाब्दिक और प्रतीकात्मक, ठीक है। मतलब समझ आ गया रूपक का मतलब, जब किसी, ये देखो डेफिनेशन यहाँ से पढ़ देता हूँ, या चलो नीचे से पढ़ देते हैं। जब किसी अमृत विचार,
ये सारे के सारे को किसी व्यक्ति या चीज़ में के जरिए अंकित किया जाए। तो देश को चीज़ की तरह अंकित किया गया था, लेडी की तरह अंकित किया गया था, तो इसी को रूपक कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ना रूपक की अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि टूटी हुई बेड़ियाँ। ठीक है, टूटी हुई बेड़िया जो होती है, मैं आपको बताऊंगा, पिक्चर देखोगे तो टूटी हुई बेड़िया जो आज़ादी का प्रतीक है, आज़ादी मिल गई। ठीक है, और बाज छाप कवच, ठीक है, तो वो जर्मन की साम्राज्य का प्रतीक था, शक्ति का था। बलूत पत्तियों की मुकुट, ये सर पे जो बलूत पत्तियों का मुकुट पहना उन्होंने, ये किसका प्रतीक था? ये बेसिकली बहादुरी का प्रतीक था। तलवार, ये मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। तलवार पे लिपटी जैतून की डाली, ये शांति की चाह थी कि जी चाहते तो हम शांति भी है। ये देखो, ये दिख रहा है ना। तो ये सारी की सारी दे रखी है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलो बाकी 2 भी रीड कर देता हूँ, छोड़ूं क्यों। काला ये रंग किसको, ये नेशनल झंडा है उनका, आपको पता ही है, राष्ट्रीय झंडा उनका। और उगते हुए सूरज की किरण जो है एक नए युग की शुरुआत, ये देखो सूरज की किरण है ना, तो नए उसकी शुरुआत करती है। ओके, चलो ये आपको समझ आ गया। अब ये पिक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये द फॉलन वो है, क्या कहते हैं उसको, जर्मेनिया है। ये बेसिकली हार गई है, 1850 में बनाई थी। जूलियस ये हुनूवर लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब थोड़ा सा ढंग से दिख पाएगा, जूम करें क्या? जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो हुबनर लिखा हुआ है। ठीक है, जूलियस नाम याद रखना, हुबनर नाम याद रख सकते हो आप, बट जूलियस नाम ज़्यादा बेटर रहेगा, वो याद रखना। हताश यानी एक तरह से हारी हुई जर्मेनिया को इसके अंदर दिखाया गया। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं आगे। इसमें भी जर्मेनिया को दिखाया गया है। तो ये है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन है ना, एक रिवर का नाम है, तो राइन रिवर को गार्ड कर रही है वो। ठीक है, उस पर कब मतलब पहरेदारी कर रही है, पहरा दे रही है। 1850 में लॉरेंस क्वासेन ने बनाई थी ये पिक्चर। ठीक है, जर्मन तलवार जर्मन की राइन की रक्षा कर रही है। तो मतलब ये जो है हमारी जर्मेनिया, वो राइन जो रिवर है उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है, चलो ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसमें। ओके, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। और आगे है जी साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसमें ना बेसिकली एक टॉपिक दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। अब एक है ना, एक ऑटोमन एम्पायर था, मैं आपको पहले भी बता चुका था। एक ऑटोमन एम्पायर था जहाँ पर है ना अलग अलग, इस पर ना रूल जो था वो ऑटोमन उसका था, इसका क्या कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य का रूल था। ठीक है, और इस एरिया को बल्कान्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था इस एरिया को? बल्कान्स। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म कल्चर के लोग रहा करते थे। अब हुआ क्या, जैसे आज तो आप देखोगे, आज आप देखोगे ना ये बल्कान्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ये टूट चुका है। हुआ क्यों, जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा एरिया था, तो लोग अलग अलग, आज आप देखोगे ना इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये जो अलग अलग देश है वो पहले इसी का पार्ट थे। ठीक है, हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, तो ये सारे के सारे देश जो थे हमारे बल्कान्स का ही एरिया था, हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। अब होता क्या, ये ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे ना, तो इनको बोला जाता था स्लाव्स। ये लिखा होगा, स्लाव्स बोला जाता था इनको, और ये बड़ा हिस्सा था जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, बट वो अपना कल्चर थोपता था उस पर। बट हुआ क्या, धीरे 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 ये हमारे जो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर के जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, इनमें देशभक्ति की भावना जागने लगी। और इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया ऑटोमन साम्राज्य से, और एक तरह से एक राष्ट्र राज्य बना लिया। बट एक दिक्कत थी। दिक्कत पता है क्या थी? इन्होंने राष्ट्र राज्य बना तो लिया, बट है ना, इनको आपस में एक दूसरे से भी होड़ लगी रहती थी कि जी मैं तेरा एरिया लूँगा, मैं तेरा एरिया लूँगा, मैं रोमानिया बना रहा हूँ तो मैं देख तेरा भी एरिया ले लूँगा। तो इस चक्कर में इनकी आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, और इस लड़ाई का फ़ायदा उठाने के लिए फिर जो सुपर पावर थी, जैसे ब्रिटेन हो गया, ये सारे के सारे, ये भी इसमें टूट पड़े। क्यों टूट पड़े? क्योंकि वे इन एरिया पे अपना कब्जा करना चाहते थे और इन पे अपना साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद का क्या मतलब है, इसको अपने अंडर लेना चाहते थे। ठीक है, इसको अपने कब्जे में इनको उपनिवेशवाद बनाना चाहते थे, अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, तो इन्होंने इन पे कब्जा करने का सोचा। अब यहाँ पर इस एरिया पे इतनी लड़ाई हुई कि इसी लड़ाई को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे एक रीज़न नहीं था, ये बल्कान्स का एरिया जो है यहाँ लड़ाई हुई वो तो एक रीज़न था, और भी रीज़न थे, मैं आपको बता दूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। बल्कान्स के अंदर जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी और ईर्ष्या थी कि जब अपना एरिया बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसके चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लग गए,
ओके। और उसी की वजह से फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ। ठीक है, तो यही बात लिखी है। स्लास बोला जाता था, बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था, और एक के बाद एक जो थे यूरोपीय राष्ट्रवाद के चंगुल से निकलते हुए स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए चले गए। पर दिक्कत उसका ही, विदेशी शक्तियों ने इसका फ़ायदा उठाया और बल्कान के क्षेत्र में मतलब घुस गए वो भी, है ना। और वो चाहते थे कि उसके एरिया पे कब्ज़ा कर लें, बहुत सारे एरिया पे कब्ज़ा कर लें, मगर एक दूसरे से भी ईर्ष्या करते थे, मैं आपको बता दिया था मैंने, और दूसरे का एरिया हथियाना चाहते थे। ठीक है, और इसी के चक्कर में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया। ओके, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो एरिया है ना उस पर ब्रिटेन ने कब्ज़ा कर रखा है पूरी। मैं आपको बता दूं ब्रिटेन जो था उसने बहुत ज़्यादा देशों पे कब्ज़ा कर रखा था। आपने कभी सुना कॉमनवेल्थ गेम? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं ना, कॉमनवेल्थ गेम में ज़्यादातर वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जिसको एक समय पर ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा था। ठीक है, तो ये वही दिखा रखा है। तो ये साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, तो मैं बेसिकली ना, ये है ना वो सारे के सारे अलग अलग देश हैं। ठीक है, ये देखो, इस पिक्चर को भी मैं दिखा देता हूँ। ये ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया बोलते हैं, वैसे तो ब्रिटेन को ब्रिटानिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का शेर, हाथी, वन, इसमें भारत के भी दिखाए हैं। ये देखो शेर, हाथी और ये चीता वगैरह, ये दिखाया गया कि इनको गुलाम वगैरह बनाया गया। ओके, दुनिया पर प्रभुत्व और राष्ट्रीय गौरव के विषय में बताया गया, मतलब कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है, ये बता रखा है। ओके, चलो अब मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद क्या था कि जब बहुत सारे देशों को, जब ये महाशक्तियों ने अपना गुलाम बना लिया था, मैंने आपको बोला था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे के सारे चले गए थे, है ना, लड़ने के लिए कि जी हमको भी एरिया चाहिए, हमको भी एरिया चाहिए। तो इसके चक्कर में हुआ क्या, जब इनको एरिया मिल गया, इन्होंने गुलाम बना लिया, फिर है ना लोगों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लहर फैल गई। उन्होंने बोला यार हमने ऑटोमन साम्राज्य से तो आज़ादी ले ली, फिर ब्रिटेन के चंगुल में फंस गए। तो वहाँ पर भी लोगों ने एक तरह से साम्राज्यवाद का विरोध करना स्टार्ट कर, हमने भी करा था, आपको पता ना, हमने भी तो आज़ादी ली थी 1947 में, हमने भी तो ऐसे ही पूरे दुनिया में एक साम्राज्यवाद के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन वगैरह होने लगे और बोला जाने लगा कि ये ख़त्म करो, ये कोई किसी कंट्री पे गुलाम नहीं बनाएगा। और एंड में जाके हुआ भी यही, और बहुत सारे लोग जो थे वो, बहुत सारी कंट्री जो थी वो आज़ाद होने लग गई। ठीक है, तो जी ये था अपना पूरा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर डीप में समझ आया हो। इसके नोट्स जो हैं वैसे अगर आपको चाहिए हो तो ये शॉर्ट नोट्स भी हैं, थोड़े से एरो वाले नोट्स मैंने बनाए हैं, बल्कान्स के बारे में बताया थोड़ा। ठीक है, बल्कान्स में ऑटोमन साम्राज्य स्लाव बोला जाता था, 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी की ऊपर बता रखा है। तो ये वाले नोट्स भी, और हमारे ये वाले नोट्स भी है जो फुल चैप्टर के नोट्स हैं। ठीक है, जिसमें मैंने एक एक चीज़ कवर करवाई है। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे मेन पॉइंट स्टडी आप गूगल पे जाके लिखोगे ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता सर्च क्योंकि मेरा नेट ऑफ है, चलाऊंगा नेट तो वो आ जाएंगे नोटिफिकेशन वगैरह। तो ये देखो मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे, स्टार्टिंग में वेबसाइट आएगी, तो इसे ओपन करना, तो आपसे पूछेगा 9th के चाहिए, 10th के चाहिए, नोट्स चाहिए, MCQ चाहिए, क्या चाहिए, तो आप क्लिक करना, आपको सारे आ जाएंगे। नोट्स वगैरह डाउनलोड करोगे, डायरेक्ट आपके सामने PDF आ जाएगी, तो PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट स्टडी पर तो आप ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, 100K करवाए हैं आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बिना सपोर्ट के कभी पॉसिबल नहीं था। अगली बार अब ट्राई करेंगे कि 150 तक भी पहुँचे, ठीक है, 1 बिलियन तक भी पहुँचे। अभी भी ये एक इमेजिनरी नंबर है कि 1 बिलियन कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेन पॉइंट टेक, जहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में हमारा दूसरा चैनल है, जैसे कि यूनिक वर्ल्ड हो गया, मेरा व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल नाम से, उन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और मेन पॉइंट गेमिंग है, अगर कभी गेम खेलने का मन करे तो आ जाना वहाँ पर। ठीक है, देखेंगे कितना बड़े प्लेयर हो आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, मैंने क्यों बोला राष्ट्र, एक कह सकते हो ना, एक राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए, नहीं तो फिर से हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, और गुलाम सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई हमला करता है तभी गुलाम हो, कल्चर के भी गुलाम बन सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय भावना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।